ठीक है, ये किया था हमने, प्रूफ किया था ना। ओके, इससे पहले हमने क्या किया था, टेम्परेचर का वैल्यू निकाला था इस तरीके से, एंड मैटर के बारे में लिखा था। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो गिरा तो इधर इधर लगी इसको, देखो बैंड हो गया थोड़ा सा, खराब नहीं हुआ वो, बस कुछ नहीं हुआ। नेट नहीं चल रहा है। एक मशीन बंद है लगता है, वो बटन ऑन करो। अरे मेरे मैं जा नहीं पाऊंगा इसमें से, इधर से जाना है, वो जो अंदर वाला बटन, हाँ वो अंदर वाला बटन, हाँ वो चालू करो। रुको, ये भी चालू कर दो, ये जो है, उसकी तीन ही लाइट आ रही है, चार आनी चाहिए वो ग्रीन वाली। कल भी नहीं चल रहा था ना, रेड वाली आ रही थी। इसका मतलब वायर कट तो नहीं होगा इसकी, नहीं वायर कैसे कट हो सकता है? अभी तो वो रेड वाली भी नहीं आ रही है, कुछ नहीं है उसमें, तीन ही लाइट है, चार आनी चाहिए। जो फोर्थ वाली है ना वो ग्रीन आती है इसमें। हाँ, अरे रिचार्ज खत्म नहीं है, रिचार्ज तो वो अभी इस जैन में ही किया है रिचार्ज। रिचार्ज खत्म नहीं है। वाईफाई नहीं चल रहा है तो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में क्या क्या हो गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाकी है ना,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करना है। ओके, सो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बताया था। क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन? बोलो, डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है? मतलब कोई भी कंपाउंड अगर बनता है, सो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसका मास एक डेफिनाइट अमाउंट में कंबाइन होता है। आया समझ में? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पर जो है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 9 ग्राम ऑफ H2O। हमेशा ये देगा, जब भी वाटर बनेगा उस केस में रेशो ये आने वाला है। आया समझ में? सो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो डेफिनाइट रहने वाली है वाटर बनाने के केस में। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा तो उस केस में जो इसकी अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आया समझ में? तो इसमें हमने देखा था अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। आया समझ में? कोई भी गिवन कंपाउंड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होने वाला है जब भी वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएगा। तो सेम प्रोपोर्शन मतलब कौन सा वाला प्रोपोर्शन? पानी के लिए ये वाला प्रोपोर्शन रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये वाला प्रोपोर्शन रहेगा। आया समझ में? तो यहाँ लिखा है एलिमेंट बाय वेट। एलिमेंट बाय वेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन हम चेक करेंगे वो किसका प्रोपोर्शन चेक करेंगे? उसका मास का। वेट मतलब क्या होता है? मास उसका। आया समझ में? तो हमको क्या करना है? उसका मास चेक करना है। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा? व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट combined with the given mass of A are always in the ratio of small whole number। याद रखना, यहाँ पर जो रेशियो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा? when any compound when element A अरे सॉरी मैं पेन क्यों ढूंढ रहा हूँ? when element A combine with B, और एक बात बताओ, इधर भी तो एलिमेंट A और B है या नहीं? when element A combine with element B it will give multiple compounds। दे सकता है कि नहीं multiple compounds? when hydrogen react with oxygen it will also give water as well as it also give हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है और क्या H2O भी बना सकता है। मतलब दे विल फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड बट दे आर कंबाइंड इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। याद रखना, एक छोटा रेशियो हमें हमेशा लेना है। जब भी ये कंबाइन होंगे तो ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। होल नंबर पता है आपको क्या होता है? और सबसे छोटे नंबर। यस, जो सबसे छोटे नंबर होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, जिसको सिंपलेस्ट रेशियो बोला जाता है, वो बेसिकली हम उसको होल नंबर रेशियो बोलते हैं। जैसे 1 ग्राम, यहाँ पर 4 ग्राम को हमने 1 में कन्वर्ट किया। कैसे किया? डिवाइडेड बाय 4 किया। आया समझ में? ओके, सो ये समझ में आया? व्हेन कंपाउंड ए विल कंबाइन विथ कंपाउंड बी, अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, मैं ए और बी कंसिडर करके चल रहा हूँ, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है ए। सो कंपाउंड ए विल कंबाइन विथ कंपाउंड बी, इट विल गिव मल्टीपल कंपाउंड्स। इट विल, हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट ए कंबाइन विथ एलिमेंट बी, इट विल गिव मल्टीपल कंपाउंड्स बट दे आर कंबाइंड इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्लियर? समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि वो मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। आया समझ में मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब? क्लियर? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि यहाँ पर ए और बी कंपाउंड सेम है लेकिन इनके जो प्रोपोर्शन है वो मल्टीपल है। देखो इधर हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन देखो कितना है? 1 ग्राम। इधर कितना है? 1 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन देखो उधर कितना है? तो इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन के केस में तो मल्टीपल हो रहा है ना। क्लियर? बट ये हमेशा किस में कंबाइन होंगे? स्मॉल होल नंबर रेशियो। आया समझ में? नेक्स्ट है, अभी इसमें एग्जाम्पल भी मैंने
ये लास्ट लेक्चर में हो गया था एक्चुअली। मैंने आपको नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का भी एग्जांपल लिया था ना। हाँ, लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट किया था हमने। ये देखो ये रहा, इसमें एग्जांपल दिया है, देखो पेज नंबर 5 पे देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाला एग्जांपल दिया है आपको, है ना। इट विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वाला भी एग्जांपल आई थिंक सो हमने किया था, या नहीं इसमें नहीं है, पर ये N प्लस O विल गिव NO, इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ले लो। ओके, उधर से ऐसा लेना है क्या? मैं देखता हूँ कौन सा वाला बैग लेना, दोनों वेलकम। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 14 ग्राम हो गया, ये कितना है 14 ग्राम, और ये कितना है 16 ग्राम। तो ये कितना देगा, दोनों प्लस करेंगे तो 14 प्लस 16 मतलब 30 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा आज वो प्रॉपर पकड़ता नहीं है ना, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। आया समझ में? और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गैलुजैक लॉ। गैलुजैक लॉ, तो गैलुजैक लॉ ने क्या बताया था, इसने क्या बताया था पहले वो समझो। व्हेन अ गैसेस combine or produced in a chemical reaction, they do not show in a simplest ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। मतलब ये बोल रहा है कि जो गैसेस कंबाइन होगी वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में तो रहेगी, सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगी, लेकिन वो वॉल्यूम में हम उसको डिनोट करेंगे वॉल्यूम में। कैसे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम में। जैसे यहाँ ग्राम में डिनोट कर रहे हैं, उसको क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम। जैसे जहां जहां हम ग्राम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ 1 ग्राम लिखा, तो वहां पे लिखेंगे 1V। 1V, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अभी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है H2, प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है O2। इसमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है आपको, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, और वाटर कितने मिल रहे हैं, 2। तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 2, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। सो वी हैव 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन combine with 1 volume of oxygen, it will give 2 volumes of H2O। सो जो गैलुजैक लॉ था, उसने क्या बोला था कि when all gases are combined, हाँ, when all gases are combined, हाँ है मेरे पास चाबी, अरे नहीं थी, मालूम है मुझे एक्चुअली, वो चाबी कॉपर केरने में लेके आऊँगा वो। हाँ हाँ, वो सर के पास, वो मैं आज ले लूँगा, जाते टाइम उनको दे दूंगा। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विच इज गैस, ये गैस है, ऑल गैसेज आर कंबाइंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, when gases combine or produce, when gases, these gases are combine मतलब प्लस करना, और प्रोड्यूस, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस होगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में, ये स्टीम फॉर्म में होता है। ये जब ये वाटर बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, स्टीम में बनता है। अब स्टीम पता है क्या होता है, भाप, पानी वाली भाप, तो उसको गैस बोलते हैं। स्टीम मतलब द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का गैशियस फॉर्म। आया समझ में? तो अब जैसे आपने घर में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो ऊपर जो पानी आता है, ऊपर जो भाप आती है, उसको हम स्टीम बोलते हैं, तो गैशियस फॉर्म में होती है। ओके, सो द गैस, व्हेन द गैसेस आर कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या लिखा है, इज इन अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन द सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम। अब इनको किस में शो करना पड़ेगा, दे विल शो सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में शो कर रहा हूँ कि नहीं मैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है, वर्डिंग समझ में आ रही है इसने क्या बोला। और यहाँ पर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है।
हम इसको कैसे शो करेंगे, हम इसको शो करेंगे वॉल्यूम में, और टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम कांस्टेंट। याद रखना इस केस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला। ओके, सो याद रखना। अभी जैसे मान लो ये 100 ml है, ठीक है, ये 2 वॉल्यूम है, तो इसका 1 वॉल्यूम कितना होगा? अगर 2 वॉल्यूम 100 ml है तो 1 वॉल्यूम कितना होगा? 50 होगा ना। 50 + 50 मतलब 2 वॉल्यूम हो गया। ओके, ये 50 ml हो गया, तो इसका 2 वॉल्यूम कितना होगा? ये 100 होगा। अब सोचने वाले क्या सोचते हैं, अरे सर इधर तो आपने कंबाइन किया था, तो ये तो 150 होना चाहिए था ना, होना चाहिए था कि नहीं? 100 ml + 50 ml gives 150 ml, पर ऐसा क्यों हुआ कि ये 100 ml में आ गया? कोई किसी को रीज़न पता है? जब ये गैसेस कंबाइन होती है तो ये गैसेस क्या करती है? कंप्रेस होती है। तो जब गैसेस कंप्रेस होगी तो जो 100 वॉल्यूम का जो कंटेनर है उसके अंदर फिक्स हो जाएगी। नहीं समझे? जब ये गैसियस फॉर्म में इधर उधर भाग रही है तो ये ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रही है, लेकिन जब ये वाटर बनाएगी, ये गैसेस कंबाइन होके, तो कंप्रेस होगी ना, सिकुड़ेगी, ये सिकुड़ जाएगी उसके अंदर। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो है 100 ml के जो कंटेनर है उसके अंदर आ जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 100 ml 50 ml के साथ भी रिएक्ट करवाते हो तो भी आपको कितना मिलेगा? 100 ml ऑफ स्टीम, 100 ml स्टीम मिलेगा। आया समझ में? क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, अभी गैलुजेक लॉ का एग्जांपल समझ में आया। तो रेशो क्या रहने वाला है? 2:1:2 का रेशो इसमें रहने वाला है। देखो नीचे लिखा भी है 2:1:2 का रेशो हमें मिलेगा। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि वी हैव द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट विल गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। इट विल गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3, वो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 देता है। अभी जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने लेंगे? 3, तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। आया समझ में? ये अमोनिया गैस है, NH3, सुना तो होगा आपने अमोनिया। ओके, अभी इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखो, ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ठीक है, सो अब वॉल्यूम का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर लीटर में, इसको लीटर में लिया हुआ है कि 1 लीटर कितना लिया? 1 लीटर हमने क्या लिया? नाइट्रोजन लिया, इट इज कंबाइंड विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, एंड कितना दे रहा है ये? 2 लीटर ऑफ अमोनिया। आया समझ में? इसको बोल सकते हैं अमोनिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको कंबाइन करने के बाद ये तो 4 लीटर होना चाहिए, 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ये कंप्रेस होगा तो इसका जो लीटर है वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होने की वजह से जो गैसेस है वो क्या हो जाती है? इसका वॉल्यूम बेसिकली कम होता है मोस्टली, क्योंकि कुछ अमाउंट लॉस भी होती है ना। नहीं समझे? कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है कि नहीं? जब अमोनिया बनाते हैं, अभी आपने देखा होगा अमोनिया की स्मेल आती है MIDC वगैरह से, तो जब वो लोग बनाते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी निकलता है। किस फॉर्म में? गैसेस के फॉर्म में निकलता है और कुछ लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो नदियों के आसपास होती है जहाँ पानी होता है, नाले में आता है इधर। और दूसरा तलोजा है MIDC। और अगर आप जहाँ कहीं भी जाओ, आप कोई भी MIDC देखो, एक नाला रहेगा उसके आसपास, और उस नाले में से बदबू आती है। ये अभी कॉपर के अभी पावने लेक के इधर, अब थोड़ा पावने लेक नहीं, पावना जो विलेज है, पावने है ना, उधर 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 आसपास देखा होगा आपने, बहुत स्मेल आती है। तो वो स्मेल होती है गैसेस की, लेकिन नाले में से भी आती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वेस्ट है जो भी बनता है वो सारा नाले में छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? सो इनडायरेक्टली इसमें वेस्टेज भी निकलता है। तो अगर आप इतना कंबाइन कर रहे हो इतना ही मिलेगा ऐसा नहीं,
इतना कंबाइन कर रहे हो तो आपको कुछ वेस्टेज में भी जाएगा, इसीलिए 2 लीटर मिल रहा है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट है अवोगैड्रोस लॉ। अब अवोगैड्रो देखो साइंटिस्ट दिख रहा है, अवोगैड्रो साइंटिस्ट ही डेंजर डेंजर थे, है ना? पहले किसी का एक ही बाल होता था ऐसा, है ना? वो साइंटिस्ट, आपने सारे साइंटिस्ट देखे होंगे पुराने, वो सब थोड़े से जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है वो थोड़े से फिर येड़े रहते हैं। तो अभी इसमें देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी देखो, जो गैल्यूजैक लॉ ने बताया, उसने क्या बोला कि जितने इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम होंगे, जितने भी वॉल्यूम होंगे उसके इक्वल मोल्स रहने वाले या मॉलिक्यूल्स होने वाले। तो इसने बोला कि जितने वॉल्यूम होंगे उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, मतलब उसी के स्टेटमेंट को इसने आगे बढ़ा दिया। जैसे कि अभी यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि 1 वॉल्यूम है तो यहाँ मेरा 1 मोल चिपका दो, यहाँ 3 वॉल्यूम है तो मेरा यहाँ पे 3 मोल चिपका दो, ताकि मैं भी बुक में छप जाऊं। आया समझ में? और यहाँ पर 2 वॉल्यूम है तो यहाँ मेरा 2 मोल चिपका दो। अब यहाँ मोल नया एक कॉन्सेप्ट आया है, मोल क्या होता है, मोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? मोल मतलब वो जो काला रहता है वो वाला मोल नहीं, दूसरा मोल का कॉन्सेप्ट कुछ और है। मोल का मतलब होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आने वाला है मोल का। अब इसमें इसने लिखा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिखा है ना इसने, तो मॉलिक्यूल और मोल एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा वहाँ मेरा मॉलिक्यूल चिपका देना, उसने ऐसा बताया। किसने? ये अवोगैड्रोस लॉ ने। तो इसने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इसने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो इसने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम है तो जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल मॉलिक्यूल। वॉल्यूम जितना है उतना ही मेरे मॉलिक्यूल होने वाले हैं, ऐसा उसने बोला। अच्छा, छाप दी अपनी स्टोरी इसमें। लेकिन इसने एक वैल्यू के बारे में बताया कि जो Na होता है, इसका खुद का एक वैल्यू है। इसने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है? अवोगैड्रोस नंबर, इसको अवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। इसने इस वैल्यू के बारे में बताया, जो कि अभी उस ये वैल्यू बहुत फेमस हुई एक्चुअली। अभी अगर आपको एटम निकालना है किसी भी, अभी एक कंटेनर है, मान लो आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में कितने एटम है इसकी कैलकुलेशन से वो निकाला जा सकता है। जैसे अभी एक बीकर है, आप उसमें अंदाजे से नहीं बता सकते ना, अभी आपके सर पे कितने बाल है आप बता सकते हो क्या? लेकिन उसने क्या किया, अब जितने सर पे बाल होते हैं उससे कई गुना ज्यादा एटम होते हैं एक बीकर में। तो अब सोचो, कोई गिनने थोड़ी बैठेगा एटम को, कितने हैं 1 2 3 4 ऐसे। हम बाल नहीं गिन सकते, हम एटम कैसे गिनेंगे? तो उसने क्या किया, फिर ये एक थ्योरी निकाली। नहीं गए गए, हाँ ओके। अब इसने एक थ्योरी निकाली, उसने थ्योरी क्या निकाली कि अभी अभी इसने क्या बोला है कि जो मेरे मतलब एटम की वैल्यू होगी, अभी एक कंटेनर में कितने एटम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारी कोई वैल्यू आई, एक मोल में, ध्यान रखना, एक मोल में कितने एटम होंगे? इतने, मतलब कितना हो सकता है ये? 6 6 0 2 2 0 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 कितने जीरो? कितने जीरो? 23 जीरो। कितने जीरो? 23 जीरो लगा दो पीछे, इतने एटम होंगे एक मोल में। इसने ऐसा बताया, और उसकी थ्योरी सही थी एक्चुअली, वो रॉन्ग नहीं हुई। मतलब एक मोल अगर है, एक मोल मान लो जैसे ये मोल है, एक मोल, तो इसके एक मोल में इतने एटम होंगे, 6.602200 23, ऐसे 23 जीरो लगा दो इस पॉइंट के बाद। इतने अभी गिन सकते हो क्या? कितने? नहीं गिन सकते ना, एग्जाम में लिखने बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा। इसलिए इसको, इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे? 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना। समझ आ रहा है आपको?
ओके, तो ये वैल्यू थी अवोगैड्रोस की। आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं, तो दिख रही है क्या? ये वैल्यू कहीं दिख रही है आपको? नहीं, तो याद रखना ये वैल्यू यूज होने वाली है अभी। ये कहीं तो होगी, देखो ढूंढो आप। ये वैल्यू कंपलसरी है, आपको याद रखना। नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये दिया है पेज नंबर 10 पे, वो क्वेश्चन में दिया है। अभी इन लोगों ने बताया नहीं, अरे मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, क्वेश्चन दे दिया। ये देखो, ये रहा ना, ये देखो क्वेश्चन में दिया है, सब में दिया है, नीचे भी दिया है, देखो। अरे बहुत जगह पे है। तो ये लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताते, डायरेक्ट आंसर खुद से निकाल लो तुम लोग। अरे कैसे निकाल लेंगे जब कॉन्सेप्ट में नहीं है? ये तो इधर भी दिया है, पेज नंबर 10 पे देखो। ये देखो ऊपर पैराग्राफ में है, इधर इधर भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूँ प्लीज़ उस पर ध्यान दो, आपको इजी जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह। ठीक है, उसने नहीं बताया, उसको बताना चाहिए था। एक्चुअली सीबीएसई में है बट इसमें नहीं है, तो ये स्टेट बोर्ड एक्चुअली लिखा ही वैसा गया है। अभी इसको क्या बोलूं, मैं इससे अच्छा बुक लिख सकता हूँ, सच में, मजाक नहीं कर रहा। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है 11th-12th के लिखे हुए खुद के, बस वो पब्लिश ही करने बाकी है, बस उतना ही बाकी है। बाकी मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स भी है, बस मैंने थोड़ा रफली लिखा है, पर बुक से ज़्यादा लिखा है। जितना बुक में है उससे ज़्यादा लिखा है। हाँ, तो मुझे, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत गलती है। और बहुत सी जगह पे है ना, स्टूडेंट को ऐसा देना चाहिए ना एक्स्ट्रा, मतलब कि भाई ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो कुछ नहीं दिया है इसमें। तो अभी तुम पढ़ने भी बैठोगे, तुम तो इससे पढ़ोगे ना, फिर जब तुमको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें जेई तो इससे कोई कभी क्लियर ही नहीं कर सकता इस बुक से। ना नीट क्लियर कर सकता है, ना जेई क्लियर कर सकता है। लिखवा के ले लो मेरे से। हाँ, सीबीएसई बुक ही पढ़नी पड़ती है जेई के लिए, वो उसके लिए भी फिर अलग से आपको रेफरेंस बुक चाहिए। ये तो आप भूल ही जाओ, इससे तो आपको सीईटी भी मुश्किल से निकलेगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बुक से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ। तो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का रहेगा कॉन्सेप्ट, वो भी बताऊंगा मैं, हमारे टीचर भी बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि बुक से ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो उतना ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी बताएंगे, तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो फिर आप बोल सकते हो कि सर जितना बुक में दिया है उतना ही पढ़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, नॉलेज कभी नुकसान नहीं देगी आपको। क्योंकि देखो, अगर आपको सच में कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऐसे वैल्यूज़ वगैरह ये सब लगने वाले हैं। मोल का फॉर्मूला नहीं दिया है इसमें बराबर से, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, तो कैसे करोगे जब दिया ही नहीं है तो ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर बना के मिलेंगे, ठीक है? ओके, अब इसमें, अभी फॉर एग्जांपल, अभी मोल पे आ जाते हैं। मोल के जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसने मोल के बारे में बताया था। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, ठीक है? ओके, सबसे पहले देखो मोल क्या होता है। 1 मोल, मोल का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं गिवन मास बाय मोलार मास। मोल का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है? ये, अब गिवन मास क्या होता है, देखो अभी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ये दिया है गिवन मास। अब गिवन मास का मतलब जैसे कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है आपके पास,